हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो आपकी मध्य प्रदेश और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 से 2 पंक्तियों में देने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्ययन का मूल अधिकार प्रदान किया गया था, जिस पर राज्य साधारण जनता के हितों की रक्षार्थ युक्त प्रतिबंध लगा सकता था। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी संपत्ति का अधिग्रहण संपत्ति से वंचित व्यक्ति को प्रतिकर देकर भी कर सकेगा। जमींदार प्रथा के उन्मूलन में बाधक पर अधिकार 44 पे संशोधन द्वारा यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है गिलोटिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गिलोटिन क्या है? तो किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। इसका लक्ष्य किसी विधेयक को जल्दी पास कराना होता है और इसके लिए यह सब पहले से तय कर दिया जाता है कि विधेयक के विभिन्न अवस्थानों के लिए इतना समय दिया जाएगा। यह समापन का ही एक रूप है और इस पर तभी कार्यवाही की जाती है जब सदन इसके लिए पहले से सहमत हो गया हो। अगला प्रश्न है भारत का महान न्यायवादी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी। यह भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है और कानूनी स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जाएं। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोट नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से क्या आशय है, समझाइए। तो भारत की संचित निधि यह एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विधेयकों, ऋणों तथा अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होगी। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में से किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो वयस्क मताधिकार ने लोकतंत्र को मूल आधार प्रदान किया। संविधान में स्वतंत्र और न्यायोचित चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की व्यवस्था की गई। विधायिकाओं के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और केंद्र और राज्यों की सरकारें इन प्रतिनिधि सभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इस तरह संवैधानिक प्रावधानों द्वारा लोकतांत्रिक गणतंत्र के आदर्शों की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल या नवाचार को परिभाषित कीजिए। तो किसी देश द्वारा अन्य देशों के संदर्भ में अपनाई जाने वाली राजनैतिक आचार संहिता को प्रोटोकॉल या नवाचार कहते हैं, किंतु सामान्य अर्थों में इसका तात्पर्य किसी भी ऐसी आचार संहिता से है जिसे लोक कार्यकर्ताओं के साथ समव्यवहार हेतु अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव को समझाइए। तो आमतौर पर विधायिका अपने क्रियाकलाप सुनिश्चित एजेंडे के अनुरूप करती है, किंतु स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसी तात्कालिक लोक महत्व के मुद्दे को इसके समक्ष प्रस्तुत कर उस पर विचार किया जा सकता है, सामान्य क्रियाकलापों को रोककर। तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के लिए उसे सदन के कम से कम 50 सदस्यों
द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो सामान्य कार्यवाही रोककर प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वापसी की प्रणाली समझाइए। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि प्रतिनिधि अपने लोकहित के दायित्व के निर्वहन में असफल रह जाए, मतदाता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी पदावधि पूर्ण होने के पूर्व ही बहुमत द्वारा वापस बुला सकते हैं। वस्तुतः यह मतदाताओं का अधिकार है कि वे अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर यानी उनका निर्वाचन निरस्त कर नए प्रतिनिधि किसी भी समय चुन सकते हैं। वापस बुलाने की प्रणाली स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में अभी भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कितने प्रकार के कार्य बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। पहला है राज्य प्रशासन की सूची राज्यपाल तक पहुंचाना, राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्री परिषद में विचार करवाना, राज्यपाल के द्वारा राज्य प्रशासन तथा विधान मंडल के संबंध में जो जानकारी मांगी जाए उसे पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, ई अदालत परियोजना क्या है? तो अदालतों के कंप्यूटरीकरण की यह परियोजना भारतीय न्याय व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति एवं प्रौद्योगिकी पर ई समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। इस परियोजना को जिसकी लागत 854 करोड़ रुपए है, 5 वर्षों में 3 चरणों में कार्यान्वित की जानी है। इस परियोजना से न्यायालयों में सभी मामलों का लेखा जोखा तैयार करने में सहायता मिलेगी और इसमें सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी उच्च न्यायालय वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक मुखिया के अकार्यलीय सहायकों का समूह किचन कैबिनेट कहलाता है। कभी कभी यह समूह इतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है जितने कि कार्यालयी सहायक भी नहीं होते। उदाहरण के लिए इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में राजीव जी के मंत्रिमंडल में किचन कैबिनेट चर्चा का विषय रही है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से क्या समझते हैं? तो राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिक तथा राजनयिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश को परिभाषित कीजिए। तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और तत्कालीन समय में किसी कानून की आवश्यकता हो तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किसी कानून की घोषणा कर सकते हैं जिसकी शक्ति संसद द्वारा पारित कानून के समान होगी। इसकी वैधता 6 माह या 6 सप्ताह होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।